अगर कहीं कोई एलियन सिविलाइजेशन छिपी हुई है तो सोचिए हम उनका पता कैसे लगाते। ब्रिटिश अमेरिकन फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने एक बार तर्क दिया था कि बुद्धिमत्ता की सीधे खोज करना बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जो हमें ये मौका दे सकता है। अगर हम एलियंस का पता नहीं लगा सकते तो अगला जो सबसे अच्छा तरीका है वो है उनके सिग्नेचर्स यानी निशान को ढूंढना। लेकिन ये सिग्नेचर्स आखिर क्या हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या इन दिनों कोई हाईटेक एरियल चीज आसमान में घूम रही है जिसको लेकर खबरों का बाजार गर्म हुआ है? क्या कुछ और ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो सकता है? दोस्तों, डायसन स्फीयर्स के पावर हाउस में आपका स्वागत है। और अगर हाल की खबरों पर गौर करें तो हमारे वैज्ञानिकों को दूसरे तारों के आसपास किसी एलियन प्रजाति द्वारा बनाया गया डायसन स्फीयर मिल गया है। तो क्या ये वो जरूरी सबूत है जिसे वैज्ञानिक सदियों से एलियन लाइफ के वजूद को साबित करने के लिए ढूंढ रहे थे? तो क्या इससे फाइनली ये साबित हो जाता है कि हम अकेले नहीं हैं? स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। डायसन स्फीयर मिरर्स या सोलर सेल से बना एक ऐसा गोला है जो किसी तारे को पूरी तरह से घेरे रहता है और इस तरह उससे आने वाली पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इसे ये नाम फ्रीमैन डायसन के नाम पर दिया गया, जिन्होंने इस आइडिया को सामने रखा था। The Dyson sphere. It's a very old theory, number one. I'm not surprised that you haven't heard of it. In the 20th century, a physicist called Freeman Dyson postulated the theory that an enormous hollow sphere could be constructed around a star. Any population living on the interior surface would have virtually inexhaustible sources of power. उनके द्वारा साल 1960 में लिखे एक पेपर में उन्होंने पहली बार इस आइडिया को रखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टेज में एंटर करने के हजारों सालों के अंदर कोई भी इंटेलिजेंट स्पीशीज एक आर्टिफिशियल बायोस्फीयर में पाई जाएगी जो उसके पेरेंट स्टार को पूरी तरह से घेरे हुए हो। ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है ना? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सच है। डायसन के अनुसार उन्होंने ये आइडिया ओलाफ स्टेपल्डन के 1937 के नॉवेल स्टार मेकर से लिया था। डायसन ने ये भी कहा कि ऐसा डायसन स्फीयर वेस्ट बायो प्रोडक्ट्स के रूप में हीट बाहर निकालेगा और जिसकी वेस्ट हीट की पहचान इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि वहां इंफ्रारेड रेडिएशन के सोर्सेज की जांच करने से डायसन स्फीयर का पता लगाने की दिशा में पॉसिबल क्लू मिल सकता है। मिल्की वे में 5 मिलियन तारों को ऑब्जर्व किए जाने के बाद की एक नई स्टडी में ये दावा किया जा रहा है कि इन तारों में से 7 में डायसन स्फीयर हो सकते हैं। इस दावे ने वैज्ञानिक समुदाय में खलबली मचा दी है। वैज्ञानिक इस दावे को साबित करने के लिए रिसर्च की बारीकी से जांच कर रही हैं। साथ ही वे दूसरे पॉसिबल नेचुरल अल्टरनेटिव्स का प्रस्ताव दे रही हैं जो इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर सके। संबंधित रिसर्च ग्रुप ने खास तौर पर तारों के आसपास पॉसिबल इंफ्रारेड सोर्सेज की खोज की थी, जिनके डायसन स्फीयर्स होने की बात को किसी दूसरे तरीके से समझाया नहीं जा सकता था। उन्होंने इंफ्रारेड लाइट में देखे जाने वाले नासा के वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाया जैसे 2 एक्टिव स्पेस टेलीस्कोप से उन्होंने तारों के इस बड़े ग्रुप में से 7 लाल बौने तारों को चुना, जिनके साथ एक इंफ्रारेड चमक जुड़ी हुई थी, जिसे किसी दूसरे प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। दूसरे नेचुरल फिनोमिना के अलावा डायसन स्फीयर की इस तरह के इंफ्रारेड ग्लो को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन इस इंफ्रारेड ग्लो के पीछे और कौन सी प्राकृतिक चीजें हो सकती है? इन स्टेलार सिस्टम्स में ग्रहों के आपस में टकराने की वजह से मलबा तैयार हो सकता है जो इंफ्रारेड लाइट में चमक रहा है। इस पर दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि विचाराधीन तारे बहुत नए हैं, इसीलिए वे गर्म धूल की डिस्क से घिरे हुए हैं, जिसमें ग्रह बनने में वक्त लगेगा
और अपने संबंधित स्टेलर सिस्टम्स को वो पूरा करेगा। ऐसे में ये गर्म मलबा ही इंफ्रारेड लाइट में चमक सकता है। वही सिर्फ एक ही ऐसा टेलीस्कोप है जो डायसन स्फीयर के ओरिजिन पर और ज्यादा रोशनी डाल सकता है, और वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसका अब काम होगा इन 7 लाल बॉनों की ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना और इंफ्रारेड ग्लो के पॉसिबल वजहों का पता लगाना। असल में रिसर्च के रिस्पांस में एक पेपर पहले ही पब्लिश हो चुका है, जिसमें ये आइडेंटिफाई किया गया कि 7 में से 3 तारों का इंफ्रारेड ग्लो गैलेक्सीज को अस्पष्ट कर रही गर्म धूल से आ रही है। डायसन स्फीयर का आइडिया सालों से विकसित हुआ है। डायसन ने खुद ही बाद में इन हाइपोथेटिकल मेगास्ट्रक्चर्स के अपने ओरिजिनल आइडिया को इम्प्रोवाइज किया था, जिसमें डायसन स्फीयर का मतलब था अपने तारे के चारों ओर इंडिपेंडेंट ऑर्बिट्स में घूमने वाली चीजों का बड़ा ग्रुप। कई छोटे पैनलों से बने होने की वजह से डायसन स्फीयर को अंतरिक्ष के खतरों से बचने के लिए जरूरी लचीलापन मिलेगा। सूर्य खुद इतना बड़ा है कि 13 लाख पृथ्वी उसके अंदर समा सकती हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि सूरज के चारों ओर का आवरण इससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा, और ऐसे स्ट्रक्चर के लिए विशाल शब्द भी कम ही होगा। आने वाले वक्त में अगर कभी डायसन स्फीयर बना तो ये ब्रह्मांड में सबसे बड़ी मानव निर्मित स्ट्रक्चर होगा। आइए अब समझते हैं कि डायसन स्फीयर इतने महत्वपूर्ण क्यों है। हमारे सूर्य के चारों ओर डायसन झुंड बनाने के लिए 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले 30 क्वाड्रिलियन सैटेलाइट्स की जरूरत होगी। पृथ्वी पर मौजूद रिसोर्सेज की बात तो दूर की है, बल्कि इसके लिए बुध जैसे दूसरे ग्रह को भी बर्बाद करना पड़ेगा, ताकि इतने सैटेलाइट्स को बनाने के लिए पर्याप्त मटेरियल को हासिल किया जा सके, जिसके बाद हमें सूर्य पर ये खरबों सैटेलाइट्स भी भेजने होंगे। अगर हम पृथ्वी पर मौजूद सभी फॉसिल फ्यूल्स और यूरेनियम का 100% एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल भी करें, तो भी हम सिर्फ माउंट एवरेस्ट के बराबर द्रव्यमान वाले रॉकेट को ही अंतरिक्ष में भेज पाएंगे। पूरे ग्रह को बर्बाद करना और उससे बने सैटेलाइट्स को लॉन्च करना तो दूर की बात है। रॉकेट की जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन जैसी पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, जो सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में स्थापित कर सके। निष्कर्ष ये है कि इस तरह के विशाल गोले को बनाने के लिए जरूरी तकनीकी जानकारी और रिसोर्सेज इस स्टेज पर मानवता की पहुंच से बहुत परे है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि हो सकता है कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग रोबोट्स का एक झुंड भविष्य में ये काम कर पाए। इसीलिए दूसरे तारों के चारों ओर ऐसे डायसन स्फीयर की मौजूदगी एक्सट्रीमली एडवांस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का संकेत होगी। डायसन स्फीयर हमारे तारे की पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करने का एक तरीका मात्र नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में एक प्लैनेटरी स्पीशीज से इंटरस्टेलर स्पीशीज की ओर की एक बड़ी छलांग को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी प्रजाति जो अपने ग्रह के किनारों को छोड़कर वहां तारों के बीच अनंत ब्रह्मांडीय महासागर में जा पहुंची है। वैसे ये बात अभी बेतुकी लग सकती है, लेकिन शायद हर साइंस फिक्शन आइडिया जब पहली बार प्रपोज की गई थी, तब शायद वो भी ऐसी ही लगी हो। 1 सेंचुरी पहले स्पेस एक्सप्लोरेशन इम्पॉसिबल बात लगती थी, लेकिन अब हम न सिर्फ चांद तक पहुंचे, बल्कि मंगल ग्रह पर भी वापस जाने की दिशा में कदम उठा रही हैं। मोबाइल फोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लोनिंग, 3D प्रिंटिंग, ड्राइवरलेस कार्स, इन सब को शायद एक वक्त में कुछ गिफ्टेड क्रिएटिव माइंड की इमेजिनेशन मानकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन ये अब न सिर्फ हकीकत बनी, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी। कहने का मतलब है कुछ भी हो सकता है। चलिए लेटेस्ट रिसर्च पर वापस आते हैं। तो फैक्ट ये है कि हम अभी तक नहीं जानते कि इन 7 तारों के चारों ओर इंफ्रारेड ग्लो किस वजह से है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डायसन स्फीयर ही हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि सोर्स के संबंध में जो डेटा है वो काफी नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये एक नया नेचुरल एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स है जिसके बारे में हम अब तक नहीं जानते थे, और ये भी एक आकर्षक और रोमांचक खोज है। एस्ट्रोनॉमी में हर अनएक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन एक रोमांचक नई खोज की वजह बनती है, और अब ये जानने के लिए इंतजार करना मुश्किल हो रहा है कि आगे कौन सी नई खोजें सामने आने वाली है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।